पर हैं आज, ठीक है। ऑल राइट, तो अब स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से, जल्दी जल्दी करेंगे। वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है ना, फिजिक्स में हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, कहीं ना कहीं फिजिक्स में वेक्टर्स यूज हो रहा होगा, वहां डॉट प्रोडक्ट हो ही रहा होगा, बट मैथमेटिकल वे अलग होता है पढ़ने का, क्योंकि मैथमेटिक्स में उसको एज अ टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, तो उसमें बहुत सारी बातें होती है जो हमें ध्यान रखनी होती है। तो सबसे पहली चीज क्या है कि दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट को हम लोग कैसे डिफाइन कर रहे हैं। तो दो वेक्टर्स, मान लो आपके पास एक वेक्टर है ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट डिनोट होता है इस सिंबल से। तो क्या कहा जा रहा है, द स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट को कुछ लोग क्या कहते हैं, स्केलर भी कहते हैं। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर इज रिटन एज दिस, तो इस तरीके से डिनोट करते हैं, एंड इसकी जो वैल्यू होती है वो ये वैल्यू होती है कि, तो उसका कहना ये है कि दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट का मतलब ये है सिंपली कि आपने क्या किया, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिया, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिया और उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, कॉस थीटा से। ये थीटा क्या है बेसिकली, ये थीटा उन दोनों वेक्टर्स के बीच में क्या है, एंगल है। मान लो ये ए वेक्टर था, इस वाले वेक्टर को आप मान लो बी वेक्टर मान लो आप, ठीक है, एक मिनट, इस वाले वेक्टर को आप बी वेक्टर मान लो, तो इसको आपने ए वेक्टर कहा और इसको आपने बी वेक्टर कहा, तो ये इन दोनों के बीच में एंगल है। बट एंगल पर भी आप कंडीशन देखोगे, कंडीशन क्या लिखी हुई है, एंगल इज आइदर एक्यूट और ऑब्ट्यूज, 180 डिग्री से बड़ा नहीं है ये एंगल। तो मैंने आपको बहुत पहले समझाया था एक बार, लाइंस जो होती है ना वो 180 डिग्री से बड़ा एंगल नहीं बना सकती आपस में, तो ये बात मैंने एक बार पहले की समझाई हुई, बट अभी आपको याद करनी है डायरेक्टली। तो ये होता है। अब पहला नोट क्या है इसके ऊपर बताओ, पहला नोट क्या बोलो कि a डॉट भी पॉजिटिव कब आएगा, इट इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, दैट वी कैन डिस्कस। तो मुझे आप ये बताओ कि पॉजिटिव कब आएगा ये कांस्टेंट, तो आप साफ साफ देख लो, अगर थीटा एक्यूट हो गया भाई, अगर थीटा ही एक्यूट एंगल हो गया तो आ जाएगा ना पॉजिटिव, अगर थीटा ऑब्ट्यूज हो गया तो आ जाएगा पॉजिटिव, अगर 90 डिग्री होगा तब क्या होगा देखो, तो अगर आप 90 डिग्री लिख दोगे इसको, cos 90 कितना हो जाएगा मुझे बताओ, अगर 90 लिख दिया, cos 90 तो 0 होता है, तो cos 90 क्योंकि 0 होता है तो a डॉट b का आंसर कितना आ जाएगा, 0। तो ये तीनों के तीनों कंडीशंस आप लिख दो, और चाहे तो आप ये लैंग्वेज मत लिखो, डायरेक्टली ये लिख दो और कंडीशन लिख दो, मतलब ये लिख दो, यहां से देखो ये वाली चीज नोट डाउन कर लो और हेडिंग डाल दो डॉट और स्केलर प्रोडक्ट, इतना चीज नोट डाउन करनी है आपको, ठीक है। तो मैं बहुत जल्दी जल्दी कोशिश करूंगा इनको कवर करने की। आपने देखना मेन टारगेट मैथ्स में अगर देखा जाए ना, मेन टारगेट क्या होता है मैथ्स का, क्वेश्चन सॉल्विंग। तो आपको थ्योरी को अब बहुत टाइम नहीं देना है, अब हमारा पूरा ऑब्जेक्टिव है जेई मेंस के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन, किसी भी हालत में उसके लिए प्रिपेयर करना है, और आप मेहनत करना स्टार्ट करो, टाइम वेस्ट मत करो। आपको जितनी देर आप मेहनत कर सकते हो आप करोगे घर में, ठीक है, तभी जाके रिजल्ट आएगा। नहीं तो आप सोचो, जब आपके फ्रेंड्स जिन्होंने आपके साथ 2-2 सालों तक पढ़ा है, और बहुत बार तो हमारे रिलेटिव भी होते हैं जो हमारे ही एज ग्रुप के बच्चे होते हैं, वो किसी और कोचिंग में पढ़ रहे हैं, लास्ट ईयर यहाँ पर था भी ऐसा, तो कुछ ऐसे थे कि जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं, कुछ दूसरी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, कोई कहीं पढ़ रहा है, कोई कहीं पढ़ रहा है, तो किसी एक का सिलेक्शन हो गया, एक का नहीं हो गया। तो आप सोचो उस चीज़ को कि वो एक्चुअली क्यों हुआ ऐसा। यही थ्योरी है यार, कोई भी टीचर कुछ और नहीं पढ़ा सकता, थ्योरी यही है, आपको इसे पढ़ना है और इसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीज़ें हमें पता चल जाती कि करना क्या है उस चैप्टर में, ठीक है। ऑल राइट, ठीक है, लिख दिया सबने, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट उस पे चल रहे हैं। देखो प्रोजेक्शन वर्ड का मतलब क्या है, एक बारी को क्लियर कर लो आप लोग। देखो प्रोजेक्शन वर्ड का मतलब सिंपली ये है कि अगर आपके पास, देखो ऐसे समझ के चलना कि ये एक वेक्टर है ए वेक्टर, ध्यान से सुनना, ये एक वेक्टर है ए वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर है जिसका नाम है बी वेक्टर। अगर आप प्रोजेक्शन देखने की बात कर रहे हो तो दैट मीन्स इसका जो बी का एंडिंग पॉइंट है, इस वेक्टर से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे ऐसे, ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा इस ए वेक्टर पर, जब आप इस परपेंडिकुलर को ड्रॉप करोगे तो ये जो लेंथ है, दिस लेंथ, ये जो लेंथ है, इसको कहा जाता है प्रोजेक्शन। आप मुझे बताओ इस प्रोजेक्शन को निकालने का तरीका क्या होगा, तो आप कहोगे ये एंगल जो है ये तो एंगल थीटा है, इस वेक्टर की लेंथ कितनी है आप मुझे बताओ, मैग्नीट्यूड बी वेक्टर, तो आप मुझे बताओ इसको आप क्या लिखते थे, जब आपने, ये तो हम बहुत बार करते हैं, तो इसको बी कॉस थीटा नहीं, मैग्नीट्यूड बी
बी कॉस थीटा, यही तो लिखेंगे ना इसको ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से, तो ये मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा है। अब ये जो वैल्यू है लेट अस से इसको मैं नाम दे रहा हूं, इस लेंथ को मैंने नाम दिया प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। तो मैंने क्या नाम दिया, एक मिनट है, नाम इसने उल्टे लिखे हुए हैं एक्चुअली ना, जो फॉर्मूला नीचे लिखा हुआ है उसके नेम अलग अलग है, यहाँ ए वेक्टर लिख रहा है और यहाँ बी वेक्टर लिख रहा है। अब आप बताओ यहाँ पर कितना आएगा, फिर यहाँ आएगा ए वेक्टर और फिर यहाँ कितना आ जाएगा इस लेंथ की वैल्यू यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। तो यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री ए वेक्टर कॉस थीटा लिख सकते हैं, ऐसा है ना। हाइपोटेन्यूज क्या होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, उसकी हेल्प से मैं लिख रहा हूँ। अब ये लेंथ मुझे डॉट प्रोडक्ट के टर्म्स में अगर लिखनी है तो कैसे लिखूंगा, तो आप देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा। अब आपको ये दोनों टर्म, इस टर्म की वैल्यू चाहिए आपको, देखो ध्यान से, इसी टर्म की तो वैल्यू चाहिए ना जिसको मैंने शेड किया है, जो मैग्नीट्यूड ए कॉस थीटा इज द प्रोजेक्शन, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो अगर आप इस क्वांटिटी की वैल्यू निकालते हैं तो ये वैल्यू आएगी कितनी, मैग्नीट्यूड ए कॉस थीटा की वैल्यू आएगी, तो क्या लिखोगे आप, ए वेक्टर बी वेक्टर अपॉन कितना, मैग्नीट्यूड बी, कितना आएगा, मैग्नीट्यूड बी। समझ पा रहे हो मेरी बात को। तो अगर आप ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी वेक्टर पर निकाल रहे हैं तो मैं कह रहा हूं वो ये क्वांटिटी है, बट हमें फॉर्मूला रटना है वेक्टर्स की टर्म्स में। तो उसका फॉर्मूला ये है कि अगर ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी के ऊपर देखा जाएगा तो देखो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, ये फॉर्मूला फाइनल है देखो, तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा बताओ, डिनोमिनेटर में आएगा जिसके ऊपर प्रोजेक्शन देखा जा रहा है। तो अगर आप बी वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन देख रहे हो तो वो डिनोमिनेटर में आएगा, और न्यूमरेटर में क्या होगा, दोनों का न्यूमरेटर में होगा डॉट प्रोडक्ट। अब बस इस चीज़ को ना एक अलग फॉर्मेट में लिख रहे हैं, आगे वाला फॉर्मूला आपको लिखने की नीड नहीं है, इसको तो मैं कट कर रहा हूँ, इसको आपको लिखने की नीड नहीं है। तो अब ध्यान से सुनना, तो मैंने देखो ये जो है ना, इस क्वांटिटी को आप क्या कहोगे वैसे अगर बोला जाए, क्या कहोगे आप इस क्वांटिटी को, बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड बी क्या होता है, बी कैप। बी कैप का मतलब है जो यूनिट वेक्टर है, तो इसीलिए यहाँ पर नहीं आगे वही लिख रहे हैं ये लोग, बी कैप लिख रहे हैं उसको, बट उसकी नीड नहीं है, वो तो आपको पता ही है। तो फॉर्मूला ये है, अगर ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी वेक्टर पर देखना है तो उस ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी वेक्टर पर कैसे निकलता है, तो आपने कहना है दोनों का डॉट कर लो, जिसके ऊपर प्रोजेक्शन देखना है बस उसको डिवाइड में रख दो, ये फॉर्मूला लिख दो और ये डायग्राम बना दो, और ये जो हाथ से मैंने छोटा सा लिखा हुआ है इसको आप लोग लिख दोगे फटाफट से, ठीक है। ऑल राइट, किसके ऊपर प्रोजेक्शन देख रहे हैं दैट मैटर्स, जिसके ऊपर देखा जा रहा है वो डिनोमिनेटर में आता है, ये ध्यान रखना, और न्यूमरेटर में डॉट प्रोडक्ट करते हैं। ठीक है, तो लिख दिया, लिखो मानव, ठीक है। तो अब फर्दर बात करना है, तो नेक्स्ट पर चलना, हेडिंग डालना प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, हेडिंग डालोगे प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, ये हमारी हेडिंग है प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। ऑलराइट, तो करें स्टार्ट। तो प्रॉपर्टीज से स्टार्ट करेंगे। अब देखो प्रॉपर्टीज क्या है, बहुत सारी हैं, बट ये बेसिक प्रॉपर्टी एज सच, इसके लिए मतलब अलग से कोई बहुत ज़्यादा टाइम आपको देने की ऐसे नीड नहीं है, आपको सुनना है बस मेरी बातों को ध्यान से, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट हम लिखने जा रहे हैं। आप मुझे ये बताओ सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या कह रही है, सबसे पहली प्रॉपर्टी का आउटकम मैं यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है। आप पहली प्रॉपर्टी का आउटकम कॉपी करना, ओनली फर्स्ट प्रॉपर्टी का आउटकम कॉपी करना, बाकी एज इट इज रहेगी। फर्स्ट प्रॉपर्टी का कहना यह है कि कभी भी अगर आप किसी वेक्टर को उसी के साथ डॉट कर लेते हो तो होता क्या है, तो अगर आपने सेम वेक्टर को सेम के साथ डॉट किया है तो एंगल कितना होगा इन दोनों के बीच में, एंगल 0 डिग्री का है भाई, क्योंकि सेम वेक्टर है, सेम का सेम के साथ अगर हम एंगल देख रहे हैं तो 0 आएगा एंगल। तो वैल्यू कितनी आएगी इसकी, मैग्नीट्यूड ए, फिर आएगा cos 0, और cos 0 कितना होता है 1। तो इसीलिए इसका आंसर कितना लिख रहे हैं ये लोग, इसका आंसर ये लोग लिख रहे हैं मैग्नीट्यूड ए का कितना स्क्वायर, ऐसा लिख रहे हैं। ये पहली प्रॉपर्टी है। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर होता है, क्योंकि cos थीटा इसमें 1 हो जाएगा, cos 0 इज 1। अब सेकंड चीज क्या है, सेकंड चीज आप मुझे बताओ, आई कैप हमने लिखा हुआ है, ठीक है। अगर मैं आई कैप का आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करता हूं तो आएगा कितना, ये बोला जा रहा है यहां पर। तो आप बताओ, ये भी सेम वेक्टर है, देखो यूनिट होने से क्या फर्क पड़ता है, तो ये भी वेक्टर, तो आपका आंसर कितना आएगा, मैग्नीट्यूड आई
का होल स्क्वायर, ऐसा आएगा इसका आंसर, cos 0 होगा क्योंकि। तो अब इसका आंसर कितना लिखोगे आप, आई कैप क्या होता है, वो तो यूनिट वेक्टर होता है, उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड होगा 1, तो इसका आंसर कितना आएगा, आई कैप डॉट आई कैप का मैग्नीट्यूड आई का स्क्वायर, और मैग्नीट्यूड आई का स्क्वायर होता है 1। सिमिलरली आप मुझे बताओ जे कैप डॉट जे कैप कितना होगा, तो आप इसको भी 1 कहोगे, और के कैप डॉट के कैप क्या कहोगे आप, के कैप डॉट के कैप 0 कहोगे। ठीक है, यहां तक सही लिखा है, 0 नहीं 1। अब कौन बताएगा कि अगर मैंने यहीं पर ये फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखा रहा हूं मैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी में अगर आई कैप डॉट जे कैप कर दूं तो आंसर कितना आएगा, क्योंकि एंगल कितने का है 90, आई इज अलोंग एक्स एक्सिस, जे इज अलोंग वाई एक्सिस, तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में कितना एंगल होता है 90 डिग्री का, तो दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, ये दोनों वेक्टर्स कैसे हैं परपेंडिकुलर वेक्टर्स के बीच में डॉट प्रोडक्ट कितना होता है 0। सिमिलरली अगर आई डॉट के करता तो कितना आंसर आता, तो 0 आंसर आता, फिर मैं अगर जे डॉट के करता तो आंसर कितना आता 0 आंसर आता। तो ठीक लिखा है यहां तक, ठीक है। सेकंड रिजल्ट ये कह रहा है कि डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव है, तीसरा रिजल्ट कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटिव है। इस तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो जैसे नॉर्मल केसेस में हम करते हैं। तीनों प्रॉपर्टी को आपको लिख देना है फटाफट। फर्स्ट प्रॉपर्टी नहीं कॉपी करनी है, फर्स्ट वो करनी है जो मैंने लिखी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये मत करना, इधर वाली करना जो ये लिखी हुई। इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ लो, ठीक है, फटाफट से लिख दो। तो याद रखना दो टाइप के प्रोडक्ट पढ़ने, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट तो कॉम्यूटेटिव होता है, ए डॉट बी कर लो चाहे बी डॉट ए कर लो सेम आंसर आता है। लेकिन अगर क्रॉस की मैं बात करूं तो क्रॉस में ए क्रॉस बी इज डिफरेंट फ्रॉम बी क्रॉस ए क्रॉस बी इज डिफरेंट फ्रॉम बी क्रॉस ए, ऐसा होता है, ठीक है। यहां पर लेकिन सेम आंसर आता है, डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव, ये आपको समझाया जा रहा है। फटाफट से लिख दो ताकि हम क्वेश्चंस पर चल सकें। ठीक है, लिख दिया, ऑल राइट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर चल रहे हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इसको भी यहीं पर ले आते हैं। तो देखो जरा नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, तो ध्यान से सुनना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि अगर कोई कांस्टेंट नंबर लिखा होगा डॉट प्रोडक्ट के अंदर, तो इसको तो डायरेक्ट मैं याद करा रहा हूं, फिलहाल जब मैं डॉट प्रोडक्ट करके दिखाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा ऐसा हो सकता है। तो एल यहां पर एक कांस्टेंट नंबर है, किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई हो रखा है। m एक कांस्टेंट नंबर है, किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई हो रखा है। तो कहा जा रहा है कि कांस्टेंट्स का डॉट प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं है, आप उसको एज इट इज बाहर निकाल सकते हो। तो आपने देखो l और m को क्या निकाल दिया बाहर, और डॉट प्रोडक्ट किसका किया, a डॉट b का। तो यही वो रिजल्ट है। l और m लेकिन स्केलर्स हैं, तब ये बात कही जा रही है। और जो सेकंड वाला है, इसको ये तो हमने पहले लिख दिया, फिफ्थ प्रॉपर्टी लिखने की नीड नहीं है, क्योंकि परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो 0 होता है, ये हम कह चुके हैं पहले ही। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी का कोई मतलब नहीं है। परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, ये हम पहले ही कह चुके हैं थोड़ी देर पहले। तो ये हमने लिख दिया, ठीक है। इसको लिख दो फटाफट से, लिख दिया, ऑल राइट। अब मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर चल रहा हूं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी को हम लोग लिखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो देखना ध्यान से, तो इसको अब लिख रहे हैं, फटाफट से देखते चलो और समझते चलो यहां से। तो देखो बोर्ड पर देखना है सबने। तो ये क्यों करवाया जा रहा है, एक्चुअली एज सच किसी को याद रखने की इसको नीड नहीं है। ये एज अ प्रॉपर्टी भी चाहे आप मत लिखो, लेकिन मैं इसको यूज करूंगा बार बार क्वेश्चंस में, तो आपको इसको ध्यान रखना है। एज अ प्रॉपर्टी चाहे आप लिख लो, बट इसमें बगल में लिख दो कि याद नहीं करनी है प्रॉपर्टी, ये याद नहीं करनी है। अगेन मैं कह रहा हूं, तो ध्यान से सुनना है। अगर कोई आपसे ये कहे कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर करो, इसका मतलब क्या है? देखो होल स्क्वायर करने का मतलब है एक्चुअली जैसे जब नंबर्स होते थे, होल स्क्वायर का मतलब होता था उस नंबर का मल्टीप्लाई उसी के साथ कर दिया। वेक्टर्स के केस में होल स्क्वायर का मतलब ये होगा कि मल्टीप्लाई तो करना है, बट कौन सा वाला मल्टीप्लाई करना है, डॉट वाला मल्टीप्लाई करना है। तो अगर a प्लस बी के वेक्टर का होल स्क्वायर लिखा है, सिंबल का मतलब ये है। और अब इसका मल्टीप्लाई कैसे करना है आपने, तो आप क्या करोगे, जैसे क्लासिकल मल्टीप्लाई इसको कहते हैं, इस टर्म को पकड़ा इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इस टर्म को पकड़ा इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इसको पकड़ा इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको पकड़ा इसके साथ मल्टीप्लाई। तो मुझे सबसे पहले आप ये बताओ होगा क्या, ए वेक्टर का ए वेक्टर के साथ जब डॉट करेंगे तो कितना आंसर आएगा, मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का होल स्क्वायर। समझ पा रहे हो? फिर कितना आएगा, देखो फिर आएगा, देखो ध्यान से, ए बी ए डॉट बी,
और आएगा बी डॉट ए डॉट बी डॉट ए, क्या होता है बताओ? कॉम्यूटेटिव होता है। कॉम्यूटेटिव का मतलब है ए डॉट बी इज सेम एज बी डॉट ए, तो 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिख दूं, ठीक है। फिर इसके अलावा और क्या आएगा? बी डॉट बी, बी डॉट बी की जगह क्या लिख सकते हो आप? मैग्नीट्यूड बी का स्क्वायर। हाँ बोलो। मैग्नीट्यूड नहीं आएगा, नहीं, मैग्नीट्यूड तब आएगा जब तुम इसको एक्सपैंड करोगे फर्दर। अगर तुम इसको एक्सपैंड करते हो तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, फिर मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा। अगर एक्सपैंड करते हो फर्दर, अभी तो आपने सिर्फ डॉट प्रोडक्ट किया है, ए डॉट बी का आंसर क्या आएगा वो नहीं लिखा। तो ऐसा करो 6th प्रॉपर्टी में बस इतनी लाइन लिख दो जो मैंने लिखी है, ठीक है। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर याद रखेंगे कि मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर आता है, बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर मैग्नीट्यूड बी का स्क्वायर आता है। ये हम करते आ रहे हैं पहले से भी, ऐसा नहीं है कि फिजिक्स में कभी नहीं हुआ यूज, वहां पर भी यूज होता है। 6th प्रॉपर्टी यही है। 7th प्रॉपर्टी बताओ क्यों ऐसा आ गया 7th प्रॉपर्टी का आंसर? क्योंकि इस केस में ए बी आएगा और दूसरी चीज क्या आएगी? माइनस बी ए। एक चीज आएगी ए बी और दूसरी चीज आएगी माइनस बी ए, तो ए बी इंटू माइनस बी ए कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो इस बार 2ab नहीं बनेगा, 0 आ जाएगा। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर खुलता है वैसा खुल गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खुल गया और वहां क्या हो गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया। तो ऐसा हो रहा है वो, ठीक है। ऑल राइट, अब फर्दर बात करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग चल रहे हैं 8th नंबर प्रॉपर्टी पर। तो देखना जरा बोर्ड पर, सबने बोर्ड पर अब देखना है। 8th प्रॉपर्टी को हम लोग लिख रहे हैं। आप मुझे बताओ कि अगर उसने एक वेक्टर आपको ये दे दिया, ध्यान से सुनना, और दूसरा वेक्टर ये दे दिया, एक वेक्टर ये लिख दिया, दूसरा वेक्टर ये लिख दिया जो बोर्ड पर लिखा है। अगर मैं इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करता हूं तो कैसे होगा डॉट प्रोडक्ट? तो सुनना, देखो आपको कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लाई करना है, एक मतलब ऐसे नहीं कि आई को आई के साथ, बाकी के साथ भी करना है, बट बाकी एक्चुअली 0 होते हैं। मुझे बताओ, जब आप इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कराओगे, डॉट प्रोडक्ट करना होता है आपको, तो a1 b1 आएगा और आई कैप डॉट आई कैप आएगा। a1 b1 आई कैप डॉट आई कैप, वो कितना होता है? आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है। फिर आएगा a1 b2, फिर आएगा आई डॉट जे, आई डॉट जे कितना होता है? 0 होता है। a1 b3 आई डॉट के कितना होता है? 0। तो इसीलिए होता क्या है ना एक्चुअली, क्योंकि आई जे 0 होता है, जे के 0 होता है, अलग अलग वेक्टर्स का, अलग अलग यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट आपस में 0 होता है। आई का जे के साथ करोगे 0 आएगा, जे का के साथ करोगे 0 आएगा, के का आई के साथ करोगे वो भी 0 आएगा। तो इसीलिए क्या होता है, जब ऐसे वेक्टर्स लिखे हों और आपको इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है तो बस आपको सेम का क्रॉस डॉट प्रोडक्ट करना होता है, सेम वालों का, बाकी होते हैं 0। तो सेम का अगर आप प्रोडक्ट करोगे, आई डॉट आई 1 होता है, तो इसीलिए ये आंसर आएगा। क्या इसमें कोई डाउट है? कर सकते हैं ऐसा? ठीक है, तो लिख दो इसको, बस इतना सा लिख देना, ये लिख देना, बस इतना सा प्रॉपर्टी लिख दो। 8th प्रॉपर्टी के नाम पर बस इतनी सी प्रॉपर्टी आप लिख दो। 8th प्रॉपर्टी के नाम पर बस इतनी सी प्रॉपर्टी आपको ये लिखनी है। लिख दिया? चलो आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। नेक्स्ट रिजल्ट है, लास्ट प्रॉपर्टी है 9th नंबर प्रॉपर्टी। इसमें क्या सिखाया जा रहा है, इसको मैं लिख रहा हूं, जो मैं लिखूंगा वही आप लोग कॉपी करना, ठीक है। जैसे एक वेक्टर है आर वेक्टर और इसकी वैल्यू देखो, सिंबल है जस्ट, आर एक नाम दे दिया, इस वेक्टर को आर नाम दे रहे हैं, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, मान लो ऐसा लिखा हुआ है, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, ऐसा लिखा हुआ है। और तुम्हारे सामने किसी ने कहा आर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करो आई के साथ, तो क्या होगा? तो मुझे ये बताओ कि जब आप इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आई के साथ करोगे तो बाकी कंपोनेंट आई के बगल में कुछ और तो लिखा ही नहीं है, बाकी कंपोनेंट तो इसके 0 है। तो अगर 0 है तो बाकी लोगों ने तो 0 होना आई का, लेकिन जब आई के साथ करोगे वो वाला टर्म सर्वाइव करेगा, जे और के वाला 0 हो जाएगा। तो बताओ कितना आएगा? ओनली एक्स आएगा। तो ये समझाया जा रहा है इस प्रॉपर्टी में कि अगर किसी वेक्टर को आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दिया जाए
तो आंसर कितना आएगा, ओनली x आएगा। अगर मैंने r वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट j कैप के साथ कर लिया तो आंसर कितना आएगा बताओ, आंसर आएगा ओनली y। क्योंकि आप खुद सोचो कि डॉट प्रोडक्ट करते समय हमने क्या रूल बना लिया, i का कोफिशिएंट i के साथ मल्टीप्लाई होता है, j का j के साथ, k का k के साथ, बाकी लोग जीरो हो रहे होते हैं। अब इसमें j और k तो है ही नहीं, इसीलिए वो तो जीरो ही हो गए, y का जीरो के साथ हो गया मल्टीप्लाई, z का जीरो के साथ हो गया मल्टीप्लाई, x का बस 1 के साथ हुआ तो इसीलिए x आया। तो इस केस में भी सिमिलरली जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई कराओगे xi yj zk, जब आप मल्टीप्लाई कराओगे j कैप के साथ तो आंसर कितना आएगा, j का j के साथ कर दिया तो आंसर आ गया y। सिमिलरली आप बताओ r कैप डॉट k कैप का अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर कितना आएगा बताओ, तो आंसर आएगा z। तो ये लिख दो, बस यही प्रॉपर्टी है, 9th प्रॉपर्टी बस यही लिख देनी है, ठीक है। तो अभी मैं थ्योरी एक बार डॉट प्रोडक्ट की जितनी थ्योरी है ना फटाफट से कवर करते हैं और उसके बाद उस पर क्वेश्चंस करते हैं। और कल वाले लेक्चर में मैं क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी एक बार करा के उस पर क्वेश्चंस करके लास्ट वाले दिन मैं दोनों टॉपिक्स के जो कंबाइंड क्वेश्चंस होंगे वो करा दूंगा और फिर 3 दिन में और एक डाउट क्लास में इसको खत्म करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ताकि क्या हो जाए 3D के लिए हमें टाइम मिल जाए और टाइम 3D वाला यूज करके प्रोबेबिलिटी करके खत्म कर देंगे। प्रोबेबिलिटी के बाद चाहे मैं इन्हीं के क्वेश्चंस वापस करा रहा हूँ आपको, मिक्स्ड क्वेश्चंस 3D के, वेक्टर्स के, प्रोबेबिलिटी के, बट और लेकिन घर में आपको करना जरूर है। जिनके पेपर अब खत्म हो चुके हैं उनको घर में वेक्टर्स करना मैंडेटरी है, अगर आप नहीं करोगे आप पीछे रह जाओगे, आपको समझ नहीं आएंगी चीज़ें, ठीक है, ऑल राइट। अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं, फटाफट से आगे चल रहे हैं। ये वाला जो हेडिंग है वो तो नहीं लिखना आपको, खैर ये लिख दिया सबने यहाँ तक, ठीक है। अब ये लिखना नहीं है और ये वाली चीज़ लिखनी है। तो अब हेडिंग डालना, फाइंडिंग, हेडिंग लिखो फाइंडिंग कंपोनेंट्स, हेडिंग लिखोगे फाइंडिंग कंपोनेंट्स ऑफ बी वेक्टर अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए, ये हेडिंग डाल दो, ठीक है। इसके आगे जो लिखा है वो लिखने की चाहे नीड नहीं है, ठीक है, यहां तक लिख दो, ये हेडिंग लिख दो, फाइंडिंग कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर बी अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए। ठीक है, तो देखो इस वर्ड का क्या मतलब है, सबसे पहले ये चीज क्लियर करते हैं। देखो सबने बोर्ड पर देखना है, देखो इधर एक वेक्टर आपको गिवन है बी वेक्टर, इस बी वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग ए वेक्टर अगर आपको चाहिए, इस वर्ड का मतलब क्या है ये मैं आपको समझा रहा हूं। कोई एक गिवन वेक्टर है ए वेक्टर, इस वेक्टर का ए वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट का मीनिंग क्या है, तो इसका मतलब यह है कि इट इज अ वेक्टर, देखो इधर, इट इज अ वेक्टर दैट लाइज इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। तो बी वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग ए वेक्टर का मतलब सिंपली ये है, इट इज अ वेक्टर दैट लाइज अलोंग द ए वेक्टर हैविंग लेंथ OM। तो OM लेंथ का जो भी वेक्टर होगा, OM लेंथ का जो भी वेक्टर होगा इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, दैट विल बी कॉल्ड एज कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर। समझ आ गई सबको बात? तो साफ सीधी से मतलब क्या हो गया, दो वर्ड्स है इसमें, एक तो अलोंग लिखा है, एक परपेंडिकुलर लिखा है। परपेंडिकुलर बाद में करेंगे, पहले अलोंग की बातें चल रही है। तो किसी वेक्टर का ए वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट का मतलब क्या है कि जो इस वाले को हमने कुछ लेंथ कही थी, इसका नाम था कुछ, क्या नाम था, प्रोजेक्शन, है ना। तो प्रोजेक्शन इसका नाम था, राइट। तो किसी वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग ए वेक्टर क्या होगा, इसका मतलब क्या है, उस वेक्टर की जो प्रोजेक्शन है उसकी जो लेंथ है, उस लेंथ का एक नया वेक्टर चाहिए, और किसकी डायरेक्शन में चाहिए, वो ए वेक्टर की डायरेक्शन में। तो सबसे पहले तो लेंथ की बात कर लेते हैं। आप मुझे बताओ OM लेंथ क्या होगी, तो आप कहोगे ये तो वही था ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन कितना, कौन लिखूं, बी लिखूं डिनोमिनेटर में, ए लिखना होगा। ए क्यों लिखेंगे बताओ, ए वेक्टर क्यों लिखेंगे, क्योंकि जिसके ऊपर प्रोजेक्शन देख रहे हैं वो लिखेंगे। तो ये OM लेंथ है। अब मुझे क्या चाहिए, ए वेक्टर के अलोंग एक ऐसा वेक्टर चाहिए जिसकी लेंथ OM हो। कैसे निकलेगा, आप ये कहो कि पहले क्या करते हैं, ए वेक्टर के अलोंग, ए वेक्टर तो बहुत लंबा हो सकता है, उसके अलोंग यूनिट वेक्टर निकाल देते हैं। यूनिट वेक्टर क्या होगा इसके अलोंग बताओ, ए कैप। इसके अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ए। अगर देखो आप ध्यान से सुनना, यूनिट वेक्टर अलोंग
ए वेक्टर। तो कैसे लिखोगे आप? तो आप कहोगे ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ए, ऐसे लिखोगे। अब मुझे क्या चाहिए? ए वेक्टर की डायरेक्शन में एक ऐसा वेक्टर चाहिए जिसकी लेंथ OM हो। तो कैसे निकलता है बताओ? वो इस वेक्टर को, जो ये यूनिट निकाला आपने, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? OM से। तो आप क्या लिखोगे? कॉम्पोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलॉन्ग ए वेक्टर। इसका आंसर आएगा कि जितनी लेंथ तुम्हें चाहिए और जिस वेक्टर की डायरेक्शन में तुम्हें चाहिए उसका यूनिट वेक्टर। तो आप बताओ कितना आंसर आ गया फिर? अब ए वेक्टर बी वेक्टर अपॉन, ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है, ये मल्टीप्लाई है, ये डॉट नहीं हो सकता। देखो ये जो है ना, ये कांस्टेंट है OM, तो OM मल्टीप्लाई में है उसके साथ। तो कितना आएगा? एक मिनट, ए वेक्टर और फिर कितना आ जाएगा बताओ? ए वेक्टर बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ए, और यहाँ पर आ जाएगा ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ए। तो फाइनल आंसर कितना लिखोगे? ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ए का होल स्क्वायर, और बाहर से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? ए वेक्टर। समझ आ रही बात सबको? तो अब ये क्वेश्चन में कैसे यूज होता है? क्वेश्चन में लिखता है वो, फाइंड आउट द कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलॉन्ग ए वेक्टर। तो आपने क्या ध्यान रखना है? दोनों का डॉट कर दिया, डिनोमिनेटर में जिसके अलॉन्ग कंपोनेंट देखना था उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिखा, और बाहर से उसी वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दिया। समझ आ गई सबको मेरी बात? ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया। मैंने आपको कहा था ना कि एक वेक्टर दे देता है, उसके अलॉन्ग 3 लेंथ का कोई वेक्टर निकालना हो, कैसे निकलता था? तो पहले उस वेक्टर का यूनिट निकालते थे, यूनिट को 3 से मल्टीप्लाई कर देते थे, वही वेक्टर रिक्वायर्ड वेक्टर था। तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए? ए वेक्टर की डायरेक्शन में एक ऐसा वेक्टर चाहिए जो OM लेंथ का हो। तो आप कैसे निकालोगे? आप पहले ए वेक्टर का यूनिट निकाल लोगे, उसको OM लेंथ से मल्टीप्लाई कर दोगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। समझ आ रही सबको मेरी बात? कर सकते हैं ऐसा? ठीक है। अब परपेंडिकुलर की बात करते हैं। तो हमें अब कौन सा वेक्टर चाहिए होगा परपेंडिकुलर के? अलग अगर मैं बात करूं तो हमें ये वाला वेक्टर चाहिए, हमें ये वाला वेक्टर चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास क्या है? OM वेक्टर आ चुका है, OM वेक्टर आपके पास आ चुका है। कौन बताएगा ट्राइंगल लॉ के अकॉर्डिंग क्या होने वाला है? OM प्लस MB वेक्टर। कौन बताएगा किस चीज़ के इक्वल आएगा? OB। OB वेक्टर कौन है? B वेक्टर है। समझ पा रहे हो? OM वेक्टर कौन है? अभी अभी आपने लिखा A वेक्टर डॉट B वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड A का होल स्क्वायर डॉट A वेक्टर। डॉट नहीं है, ये मल्टीप्लाई में, इट इज़ अ कांस्टेंट। कांस्टेंट डॉट प्रोडक्ट में नहीं होता, वो मल्टीप्लाई में होता है, वो मल्टीप्लाई में लिखा है। अच्छा, फिर MB वेक्टर क्या है? ये तो आपको ढूंढना है। और OB वेक्टर कितना है बताओ? B वेक्टर है। तो MB वेक्टर का फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? यहीं पर लिख लेते हैं। MB वेक्टर का फाइनल आंसर कितना आ जाएगा बताओ? B वेक्टर माइनस A वेक्टर B वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऐसा आप समझ लो PYQ में कम से कम 5-10 क्वेश्चन में होगा ये लिखा हुआ। तो ये आ गया ऐसे। समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो ये हमने लिख दिया। तो 2 चीज़ें हैं। तो पहली चीज़ क्या है? अब मैं आपको डायरेक्टली शो कर देता हूँ आंसर। आंसर ये है जिसे आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो एट द एंड ऑफ द रिजल्ट। तो अगर आपको क्या करना है, तो रिजल्ट क्या है फाइनली? रिजल्ट इस चीज़ का हम लोग लिखने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपको किसी वेक्टर का कंपोनेंट चाहिए किसी वेक्टर के अलॉन्ग, तो आपने क्या करना है? ये फॉर्मूला यूज करना है। अगर आपको किसी वेक्टर का कंपोनेंट चाहिए परपेंडिकुलर टू अ गिवन वेक्टर, तो ये फॉर्मूला यूज करना है जो यहां पर लिखा हुआ है। ये दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। PYQ में कम से कम 7-8 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन हो सकते हैं जो इस पर बेस्ड होंगे, ठीक है। ऑलराइट, तो लिख दो फटाफट से। ठीक है, तो वेक्टर्स भी हमने देखा जाए तो हमने काफ़ी दिन वेक्टर्स पढ़ा, उसको अलजेब्रा को बहुत दिन पढ़ा। उसके बाद अभी हम क्या कर रहे हैं? डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं। तो इसीलिए क्या है कि ये चैप्टर जो है मैं धीरे धीरे इसीलिए करा रहा था कि आपको एक बार मतलब वो ग्रैस्प बन जाए इस पर कि क्वेश्चंस कैसे करने हैं, कैसे इसमें क्वेश्चंस आते हैं, वो सब पता चल जाए आपको। तो इनको फॉर्मूला नोटबुक में लिख लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो हम यूज कर रहे हैं, बार बार इनको यूज किया जाएगा आगे चलकर। बढ़ जाऊं आगे।
ठीक है, लिख दिया सबने? Yes. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो टाइम हो चुका है, देखो 11:22 हो गया। ठीक है, तो आगे बढ़ रहा हूँ अब मैं, और मेरे हिसाब से अब बस क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो फटाफट, ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, ऐसा मत सोचना आपके ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ये आपको टॉपिक को समझाने के लिए कराए जा रहे हैं। तो देखो क्या लिखा है, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो एंगल आपको निकालना है इन वेक्टर्स के बीच में, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप एंड दिस वेक्टर। आप मुझे बताओ, एंगल आपने अभी तक के सिनारियो में कहां पर देखा? उसमें डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन में। डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या कहती है बताओ आपको? अगर आप डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन देखोगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किस चीज के इक्वल आता है बताओ? मैग्नीट्यूड ए, मैग्नीट्यूड बी, और क्या लिखा होता है बगल में? कॉस थीटा। तो आपको दैट मीन्स कि अगर एंगल चाहिए तो क्या करना होगा? दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट करने में क्या करते हैं, देखो इधर देखेंगे बोर्ड पर, इसका डॉट इसके साथ करना है तो बस कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई 3, फिर प्लस 4, फिर प्लस 3, ये डॉट प्रोडक्ट का आंसर आया। अब राइट हैंड साइड पर क्या लिखना है? मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं? अंडर रूट में। तो कितना आएगा? 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, माइनस 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, तो 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 1 14, तो रूट 14 लिख दूं यहां पर। तो ये रूट 14 आपने लिख दिया। बगल में आ जाओ, क्या लिखोगे? 9 प्लस 4 13 प्लस 1, कितना लिखूं? 14 लिख दूं इसको भी, तो 14, और यहां पर कितना आएगा? कॉस थीटा। अब आप लेफ्ट हैंड साइड बताओ, ऐड होकर कितना आया? 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10, 10 इज इक्वल टू 14 कॉस थीटा। और कॉस थीटा का आंसर कितना आ जाएगा बताओ? 10/14। तो फाइनल आंसर बोलो 5/7। तो एंगल जो है, एंगल जो आप लिखोगे इसका, वो कैसे लिखोगे आप? थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कितना लिख दोगे आप? 5/7। तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 5/7 आंसर आ जाएगा। तो मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जो आपके पास क्वेश्चन है ये बहुत छोटे हैं, ऐसा क्वेश्चन में एग्जाम में एक भी नहीं आता, लेकिन ये आपको इसलिए कराए जा रहे हैं क्योंकि इसी से बड़े क्वेश्चंस आपके सॉल्व होना स्टार्ट होंगे एटलीस्ट। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग लिखो तब तक, और आगे हम बढ़ते चलेंगे। जल्दी जल्दी मैं कराऊंगा आपको, साथ साथ में लिखने की हैबिट बना लेनी है। अब जो आने वाले 10-12 दिन है, जितना जल्दी सिलेबस होगा उतना सक्सेसफुली आप रिवीजन को कर पाओगे। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं रिवाइज करने को, इसीलिए आपको इसको जल्दी जल्दी से नोट डाउन की हैबिट बना लेनी है। ठीक है, ऑल राइट। तो बस मैंने आंसर की खोल दी बगल में, तो देखते रहेंगे आंसर्स भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखो क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है। पूछा हुआ ये है कि 3 वेक्टर्स थे, नॉन जीरो है, कोई भी जीरो नहीं है इनमें से, और हो ये रहा है कि a डॉट बी a डॉट सी के इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। फिर कह रहा है देन फाइंड द ज्योमेट्रिकल रिलेशन बिटवीन द वेक्टर्स। तो कुछ कह रहा है कि इन वेक्टर्स के बीच में ज्योमेट्रिकल रिलेशन बताओ। ज्योमेट्रिकल रिलेशन का मतलब क्या होता है? ज्योमेट्रिकल रिलेशन का मतलब ये होता है कि इनके बीच में एंगल क्या है, इनकी लोकेशन क्या है, ये सब कुछ बातें आप करो। तो अब हम इनके बारे में ज्योमेट्रिकली सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या होने वाला है। आप मुझे बताओ, अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर के इक्वल है, इस बात का मतलब क्या है कि अगर आप उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में ले जाने पर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर का आंसर कितना आएगा? 0। अब अगर मैं ए वेक्टर कॉमन लेता हूं, उस प्रॉपर्टी को कौन सी प्रॉपर्टी कहते हैं अकॉर्डिंग टू जो आपने लिखा है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो कॉमन लेने वाली जो प्रॉपर्टी है ना, वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, अभी भी आपको लिखवाया था। ए वेक्टर अगर आप कॉमन लोगे तो यहां पर डॉट में आ जाएगा बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। क्या यहां तक लिख सकते हैं? अब आप मुझे ये बताओ कि ये तो 0 आ रहा है ना? 2 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 कब आता है? तो 2 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 तब आएगा जब ए वेक्टर जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा किसके? बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर के। समझ पा रहे हो मेरी बात को? 2 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कब 0 आता है? जब पहला वाला दूसरे के परपेंडिकुलर। आइदर या तो ऐसा होगा या फिर ऐसा भी तो हो सकता है। देखो, ए तो नॉन जीरो है, अगर बी और सी इक्वल हो जाए, जैसे बी वेक्टर बी की वैल्यू जो है वही सी वेक्टर की वैल्यू है, तो फिर b माइनस सी कितना आएगा? 0 आएगा ना। तो अगर b माइनस सी ही 0 वेक्टर बन गया तो 0 से किसी भी वेक्टर को मल्टीप्लाई कराओगे आएगा ना 0। तो और में क्या लिखना चाहिए? और हो ये भी सकता है कि b माइनस सी 0 आ जाए। देखो, ये तो गिवन है, 0 नहीं लिख सकते, 0 वेक्टर लिखना पड़ेगा क्योंकि ये वेक्टर्स हैं। वेक्टर्स का डिफरेंस हो सकता है 0 आ रहा हो,
तो या तो वो रहा होगा या फिर ये, तो यही इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है। 270 डिग्री हैं 270 डिग्री नहीं, आपको क्या सिखाया मैंने थोड़ी देर पहले, दो वेक्टर्स के बीच में अगर एंगल देख रहे हैं तो वो या तो एक्यूट होगा या ऑब्ट्यूज होगा। ऑब्ट्यूज से बड़ा नहीं हो सकता, 180 से बड़ा नहीं हो सकता ना एंगल। नहीं कहा था मैंने शुरुआत में जब मैं स्टार्ट कर रहा था, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 0 से 180 के बीच में ही आएगा हमेशा। जो दूसरा एंगल होता है वो एक्चुअली गलत डायरेक्शन से हम देख रहे होते हैं उसको। लाइंस के बीच में भी अगर कोई एंगल है वो 0 से 180 से बड़ा नहीं हो सकता, 0 से 180 के बीच में ही वो होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तब तक आप लोग लिखोगे इसको आप लोग लिखो तब तक और देखते हैं। करें आगे, ठीक है। अच्छा, बोर्ड एग्जाम की यार वैसा मत सोचना बहुत ज़्यादा कि बोर्ड एग्जाम से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है ये सारी चीज़ें। बोर्ड एग्जाम का मैं आपको कह रहा हूँ, आप बस जनवरी तक अगर आप प्रिपेयर कर लोगे तो जनवरी के बाद बोर्ड एग्जाम की इजीली से हो जाएगी प्रिपरेशन। अगर ये क्वेश्चन हो रहे हैं आपसे तो बोर्ड एग्जाम में दिक्कत नहीं आएगी। बट बैठ के जैसे फैब 20 से एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं मेरे हिसाब से, फैब 20 से हो जाता है शायद स्टार्ट होने लगे, 15 से भी अभी क्या डेट आ गई इस बार साल की, वैसे 15 मान लेते हैं, ठीक है 15 मान लिया, मान लो कि 15 फेब से स्टार्ट हो रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ जैसे जेई मेंस की जो प्रिपरेशन है ना, जेई मेंस की प्रिपरेशन ऐसा मान लो कि मेरे हिसाब से जनवरी 1 से पहले तक आपको पता चल जाएगा कि आप कितना अच्छा करने वाले हो, जो प्रिपरेशन चल रही होगी। तो अगर किसी को ऐसा लगा कि यार मेरे से जो है जो यहाँ पर टेस्ट सीरीज चल रही होगी अगर उसमें बिल्कुल ही किसी के नंबर नहीं आ रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, तो वो ऐसा कर लेना कि उस समय दिसंबर के बाद वो अपना पढ़ना स्टार्ट कर देना। 1.5 महीने में अगर आपने ये सब सीखा है ना, वो बहुत आसान है, 1.5 महीने में इजीली हो जाएगा कवर। अगर लग रहा है कि जेईई मेंस में नंबर आ रहे हैं तो फिर उसको बोर्ड की प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं, वो 10-15 दिन में आराम से कर लेगा बोर्ड का प्रिपेयर, ठीक है। और छुट्टियां होती है बहुत, जैसे मैथ्स में शायद 7-8 दिन की छुट्टी थी इस बार, तो काफ़ी हद तक हर एक चैप्टर को भी अगर आप पर डे भी करना स्टार्ट करोगे ना, जैसे वेक्टर्स है, करना क्या है, अगेन मैं क्या कह रहा हूँ, बोर्ड की प्रिपरेशन का मतलब ये नहीं कि आप एनसीईआरटी सॉल्व किए जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की कोई बुक होगी जो आप परचेज करोगे और उसमें से क्वेश्चन सॉल्व करोगे। बोर्ड की प्रिपरेशन या स्कूल एग्जाम की प्रिपरेशन का मतलब है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एनसीईआरटी से लेना देना नहीं है उसका। ऐसा नहीं होता कि एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है, जिसने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे होंगे वो बहुत इजीली बोर्ड के क्वेश्चंस को कर पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि ऐसा गिवन है कि आर कैप डॉट आई कैप। मुझे ये बताओ, अगर मैंने आर वेक्टर को एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप मान लिया, आप मुझे ये बताओ अगर मैंने ये चीज़ मान ली तो आप मुझे बताओ आर कैप डॉट आई कितना आता था, थोड़ी देर पहले लिखा था हमने एज अ प्रॉपर्टी में, वो आता है सीधे एक्स ही आता है उसका आंसर। फिर उसी अलावा आर डॉट जे, ये आता है y के इक्वल, और r डॉट के ये किसके इक्वल आता है, z के, एज अ प्रॉपर्टी हमने थोड़ी देर पहले लिखा था। तो अब जैसे ही आपने ये लिखा वो तो तीनों इक्वल दे रखे उसने, आप देखो उसने तीनों चीजें इक्वल दे रखी है, तो यहां से क्या कंक्लूजन हुआ, न 1 नहीं, तीनों इक्वल हैं, 1 हो ऐसा जरूर नहीं, तीनों चीज जरूर इक्वल है। अब इसके आगे उसने ये कह रखा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ r3 था। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ r3 है तो मैग्नीट्यूड ऑफ r होता कितना है बताओ, तो आप लिखोगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब तीनों चीज़ें क्योंकि इक्वल हैं तो तीनों को x लिख लेते हैं, तीनों को अगर आपने x लिखा तो एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो आंसर कितना आएगा 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर का रूट 3x लिख सकते हैं ऐसा, इज इक्वल टू कितना लिखोगे बताओ 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3/√3, तो आंसर कितना आ गया 1/√3। समझ पा रहे हो लेंथ कितनी, क्या √3, अच्छा नहीं हाँ 3/√3 है, सॉरी ठीक है। तो कितना कह रहे हो आप लोग √3, तो ये आ जाएगा √3, तो √3 आ गया यहाँ पर। अब जैसे ही आपने ये √3 लिख दिया तो आपको x पता चल गया, अब आपको वेक्टर लिखने को वो कह रहा है, तो जब आप वेक्टर लिखोगे तो आंसर कितना आएगा √3 आई कैप, फिर क्या लिखोगे √3 जे कैप, फिर क्या लिखोगे √3 के कैप। लिख सकते हैं क्या ऐसा आंसर, तो बस इस तरीके से लिख लिया, ठीक है। ठीक है, तो जो 30 से जो आज नहीं आए हैं या नहीं आने वाले हैं पेपरों की वजह से, कुछ बच्चे ऐसे हैं शायद जिनके इस वीक में पेपर हैं,
30 से जो 5 तारीख तक का ड्यूरेशन है उसमें 5 दिन तक आप मैथ्स नहीं पढ़ने वाले हो, तो उसके लिए मैं आपको एक वीडियो बना के दूंगा प्रॉपर, वो इसी की होगी प्रोबेबिलिटी की क्लास 11। तो क्लास 11 की प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, जितने भी आरटी शर्मा मैं सॉल्व करा दूंगा उसमें। मतलब देखो जेई लेवल जो है वो तो 12th में पढ़ते हैं, बट एटलीस्ट 12th 11 की आरडी आती हो तो वो आरडी मैं करा के 11 की आरडी से एक एक क्वेश्चन करा दूंगा। उसमें 3 घंटे से 4 घंटे हो सकती है वो वीडियो, 3 घंटे के आसपास मैं मान रहा हूँ कि लगेगा। ठीक है, तो आप पार्ट बाय पार्ट देखना, 1 घंटा आज देख लिया, 1 घंटा कल देख लिया, 1 घंटा परसों देख लिया, ऐसे से करके खत्म करना उसको। ठीक है, और मैं पीडीएफ भी दे दूंगा आरटी शर्मा की। वैसे 11th की तो है आप लोगों के पास, सभी के पास है ना, पीडीएफ दे दूंगा, क्वेश्चन जरूर करना उसके बाद। 5 दिनों में आपके पास बहुत टाइम है। मैं आऊँगा 6 तारीख को, तो 1, 2 और 2 को वैसे भी वो है ना, 2 अक्टूबर की छुट्टी है शायद, और फिर संडे भी है उस ड्यूरेशन में, तो 2 दिन है आपके पास। ठीक है, हाँ बोलो, कौन -√3 x की वैल्यू? हाँ बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि अगर मैं स्क्वायर रूट ले रहा हूं तो x² का स्क्वायर रूट कितना लिखना चाहिए मुझे? जैसे 3x² था, 3x² का स्क्वायर रूट कितना आएगा? mod x आएगा, है ना। तो यहां से आप कितना लिखोगे? mod x की वैल्यू √3 है, तो mod x अगर √3 है तो इसके अलावा और आंसर क्या आ सकता है? -√3i -√3j -√3k लिख सकते हैं ऐसा। ऑल राइट, प्लस माइनस लिख रहे हैं लोग भी, इसीलिए समझ आ रही सबको बात कैसे कर रहे हैं। तो x² का रूट हमेशा mod x लिखा करो, ताकि ऐसी गलती ना हो। x² का रूट हमेशा mod x लिखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग 2 मिनट के लिए अटेम्प्ट करोगे, अटेम्प्ट करो जल्दी से। चलो चलो जल्दी से करें अब इस क्वेश्चन को। तो देखना, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो ध्यान से,
क्या लिखा हुआ है, इफ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर्स सच दैट इन तीनों का सम 0 है। देखो इधर ध्यान से, सबने बोर्ड पर देखना है। आपके पास क्या गिवन है कि 3 वेक्टर का सम करने पर 0 आ रहा है। अब वो कह रहा है इस चीज की वैल्यू बताओ। कौन बताएगा? ये टर्म्स आपको एलजेब्रा में कहां दिखाई देती थी? a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में। तो होल स्क्वायर का कॉन्सेप्ट आपके माइंड में आना चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, इस वेक्टर का ना इसी के साथ डॉट कर लेता हूं। ये जो वेक्टर लिखा है मैंने इसका डॉट इसी वेक्टर के साथ कर दिया। अगर मैं इस वेक्टर का डॉट इसी के साथ करता हूं तो राइट हैंड साइड पर क्या आएगा? 0 वेक्टर का डॉट 0 के साथ, 0 का डॉट 0 के साथ करोगे तो 0 ही आंसर आएगा। लेकिन ये कांस्टेंट 0 है, ये वेक्टर नहीं है 0, ये कांस्टेंट 0 है। अच्छा, अब यहां क्या करते हैं? क्लासिकल मल्टीप्लाई। क्लासिकल वर्ड का मतलब है जैसे इनिशियली हम लोग करते ही आ रहे हैं। तो a का a के साथ मल्टीप्लाई कितना आएगा? a डॉट ए मैग्नीट्यूड a का स्क्वायर, फिर a का b के साथ, देखो आप ऐसे सोचो, a का b के साथ होगा तो कितना आएगा? a डॉट b, फिर a का c के साथ करो तो कितना आएगा? a डॉट c, फिर b का a के साथ करना पड़ेगा तो कितना आएगा? b डॉट a, फिर b डॉट b कितना बन जाएगा बताओ? मैग्नीट्यूड b का स्क्वायर, फिर कितना आएगा? b डॉट c, फिर c को उठाया, c का a के साथ किया तो कितना आया? c डॉट a, फिर c डॉट b, फिर c डॉट c का आंसर कितना आएगा? मैग्नीट्यूड c का स्क्वायर। क्या यहाँ तक ठीक है? इज इक्वल टू 0। अब आप मुझे बताओ ये और ये, इन तीनों की वैल्यू कितनी है? 1, क्योंकि कैसे वेक्टर्स हैं वो? यूनिट वेक्टर्स की लेंथ तो 1 ही होती है, तो 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर, तो आंसर कितना आ गया? 3। ए बी कितनी बार लिखा हुआ है? ए बी और बी ए लिखा है ना, ए बी और बी ए तो सेम होते हैं, तो दैट मीन्स ए बी और बी ए को ऐड करके कितना आंसर आ जाएगा? बोलो। 2ab, फिर 2b डॉट सी, फिर 2c डॉट ए, लिख सकते हैं क्या ऐसा? इज इक्वल टू 0। अब उसको इधर भेज देंगे तो आंसर फाइनली कितना कहोगे आप लोग? -3/2। a डॉट बी, b डॉट सी, c डॉट ए, इसका आंसर आ गया फाइनली -3/2। ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है और फर्दर हमें इस पे बात करनी है। अब बोलो नहीं, जल्दी जल्दी से क्वेश्चन लिखो। ठीक है, तो अब जितना भी टाइम है, जिन का एग्जाम ओवर हो गया वो कंप्लीट मेंस पर फोकस करो। अब कम से कम 3 महीने तक मैं कह रहा हूं, जितना आप लोगों के अंदर दिमाग है, जैसे जैसे आप करते आए हो आज तक, उसके बेसिस पर मेंस बहुत इजीली क्वालिफाई हो जाएगा अगर आपने इन 3 महीनों में जमकर मेहनत करनी है। बस ये ध्यान रखना, पीवाईक्यूज बहुत ज़्यादा फोकस के साथ करने हैं। पीवाईक्यू इतने फोकस के साथ किया करो ताकि याद सा हो जाए कि इस पीवाईक्यू को हमने ऐसे सॉल्व करते हैं, इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। लिमिट्स के क्वेश्चन जैसे जब हम करते थे तो हमें याद होना चाहिए कि कौन सा रिजल्ट कब लगेगा, तो वो सारी चीज़ें हैं इसमें। तो जितना भी चैप्टर है 12th अभी फिलहाल पढ़ते चलो, जो भी घर में पढ़ रहे हो। अभी वेक्टर्स पढ़ना है वैसे, हालांकि वेक्टर्स को पूरी तरीके से पढ़ने की कोशिश करो। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ABC आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। देखो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वर्ड का मतलब क्या है कि अगर आप A और B का डॉट, म्यूचुअल वर्ड का मतलब होता है दो लोगों का, तो अगर आप कोई भी दो लोग आपस में दोनों परपेंडिकुलर हैं तो A डॉट भी ले सकते हो आप, इसके अलावा और क्या ले सकते हो? B और C ले सकते हो, इसके अलावा C डॉट A, दो का पेयर लेना है, मतलब पेयर लेना है एक, कोई भी पेयर पकड़ो, उनका डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा? 0, क्योंकि दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट होता है 0। अब ये तो हो गया। ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड भी दिया हुआ है, मतलब तीनों का मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल है। लेटस से कुछ मान लेते हैं, मैग्नीट्यूड A, मैग्नीट्यूड B, मैग्नीट्यूड C, इसको मान लेते हैं कुछ, लेटस से मैंने मान लिया K मान लेते हैं। ठीक है, K मान लिया इसका आंसर, जो भी इनका आंसर है मैग्नीट्यूड का। फिर फाइंड द एंगल बिटवीन A एंड A प्लस B प्लस C। देखो एंगल निकालने का आपने क्या तरीका सीखा है? डॉट प्रोडक्ट इज द ओनली वे टू फाइंड आउट एंगल। आगे चल के क्रॉस प्रोडक्ट भी आएगा उसमें, बट फिलहाल के लिए डॉट है। तो आप कहोगे क्यों ना जिन दो वेक्टर्स के बीच में एंगल चाहिए, क्यों ना इन्हीं दोनों का डॉट कर लिया जाए। अगर मैंने इन्हीं दोनों का डॉट किया तो बताओ आंसर कितना आएगा? आप पहले क्या लिखोगे? मैग्नीट्यूड A, फिर बगल में कितना लिखोगे? मल्टीप्लाई में मैग्नीट्यूड ऑफ A प्लस B प्लस C, ऐसा लिखोगे आप। ठीक है, बगल में कितना आएगा? कॉस थीटा। थीटा यहाँ पर किस किस के बीच का एंगल है बताओ? A वेक्टर एंड A प्लस B प्लस C के बीच का एंगल है। थीटा किसका एंगल है? A वेक्टर एंड A प्लस B प्लस C का एंगल है। अब आप मुझे ये बताओ, ये A प्लस B प्लस C निकलेगा कैसे? ये मेन क्वेश्चन उठता है कि ये कैसे निकाले हम लोग। तो वही वाला काम जो ऊपर किया था,
तो अब क्वेश्चन यहाँ पर आके अटक गया ना एक तरीके से, अगर देखा जाए। अगर आप देखो लेफ्ट हैंड साइड तो फिर भी सॉल्वेबल है। LHS में बताओ a डॉट a का आंसर कितना आएगा? 1 नहीं, मैग्नीट्यूड a स्क्वायर, और मैग्नीट्यूड a स्क्वायर कितना होगा? k स्क्वायर। कितना होगा? k स्क्वायर। a डॉट b कितना आएगा? 0। a डॉट c कितना आएगा? 0। तो जब आप LHS में जो लिखा है, जब आप एक एक करके मल्टीप्लाई कराओगे तो 2 टर्म तो 0 वैसे ही हो गए, एक बचा बस वो k स्क्वायर आ गया। इसके डिवीजन में क्या लिखोगे आप? ये वाली क्वांटिटी, ये वाली जो क्वांटिटी है जब ये डिवाइड में आएगी तो आप बताओ मैग्नीट्यूड ए कितना है? वो तो k है, तो एक k आ गया डिवीजन में। अब दिक्कत यहाँ पर क्या है? दिक्कत यहाँ पर इस वेक्टर के साथ है। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे हम लोगों को मिले? क्योंकि जब हमें इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिलेगा तब जाकर ही आप क्या कर सकते हो? कॉस थीटा को फाइंड आउट कर सकते हो। कॉस थीटा अदरवाइज मिलेगा नहीं, और अगर कॉस थीटा नहीं मिला तो एंगल नहीं मिलेगा। अब हमने कहा कि इसको कैसे निकाले, तो अब हमने क्या किया? अब हमने रफ में नहीं तो मतलब जैसे स्कूल में अगर क्वेश्चन आएगा तो रफ नहीं है वो, फेयर ही है वो, मतलब अलग तरीके से हमने सॉल्व किया। हमने क्या किया? a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना था। मैं कहता हूँ इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इसी के साथ, खुद के साथ ही, डॉट प्रोडक्ट। अगर इसका खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर आएगा कितना? तो आप कहोगे मैग्नीट्यूड a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड c का क्या आएगा? होल स्क्वायर आंसर में आएगा। किसी वेक्टर का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आता है। यहाँ तक ठीक है। अब उधर कैसे मल्टीप्लाई कराओगे आप? इंडिविजुअली। उधर कैसे मल्टीप्लाई कराओगे? इंडिविजुअली, एक एक करके। तो एक एक करके दिमाग लगाते हैं। a डॉट a कितना आएगा? a स्क्वायर, मैग्नीट्यूड a का स्क्वायर, तो कितना जाएगा वो? k स्क्वायर। फिर a डॉट b कितना आएगा? 0। a डॉट c 0, b डॉट a 0, b डॉट b, तो मैग्नीट्यूड b का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड b का स्क्वायर कितना होता है? k स्क्वायर। फिर बताओ लास्ट में आ जाओ, c a 0, c डॉट b 0, c डॉट c, तो कितना? मैग्नीट्यूड k स्क्वायर। और इधर आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। तो आंसर कितना लिखते हैं फाइनली? मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू √3 k लिखें या मॉड k लिखें? एक्चुअली में k एक पॉजिटिव नंबर है। क्यों? क्योंकि ये मैग्नीट्यूड का आंसर है। मैग्नीट्यूड का अगर कोई चीज आंसर है तो दैट मीन्स वो तो पॉजिटिव है, तो क्या लिखने में फायदा है? k ही लिख लेना चाहिए, क्योंकि मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर। तो हमने ये लिख दिया। समझ आ रही सबको यहाँ तक बात? हाँ, मैग्नीट्यूड ऑफ a और b और c को इक्वल कैसे किया? गिवन है, गिवन देखो आप पढ़ो उसको। उसने लिखा है कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड इक्वल दिया हुआ था। तो यहाँ तक ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ गया? √3 के, वो आपने यहाँ प्लेस कर दिया। तो कॉस थीटा का आंसर कितना आ गया बताओ? k स्क्वायर अपॉन √3 k स्क्वायर आ जाएगा। तो 1/√3 लिख दें। तो बस कॉस थीटा अगर 1/√3 है तो फाइनल आंसर हमें पता चल गया कि कॉस थीटा की वैल्यू कितनी? कॉस इनवर्स 1/√3। तो फाइनल हमें थीटा भी पता चल गया। ठीक है, तो याद रखना कि ये वाला जो तरीका है जो हम ये काम कर रहे हैं, ये याद रखना, ये काफ़ी क्वेश्चंस में लगेगा, काफ़ी क्वेश्चंस में यूजफुल है ये तरीका। 45 हो गए, आधा घंटा रह गया, जल्दी जल्दी से करो और फिर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, इसको आप लोग लिखोगे और अटेम्प्ट भी करना। जिसने लिख लिया है ऊपर वाला वो नीचे वाले को लिखकर अटेम्प्ट भी करेगा। कैसे करोगे डील अगले क्वेश्चन को? तो आंसर आना चाहिए अगले वाले का। 1 मिनट का और टाइम दे रहा हूँ।
कितना आ रहा है 90। तो चेक करते हैं, ठीक है। तो अब देखना आ गया, गुड, ठीक है। सिंपल सा है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देखो आप मुझे ये बताओ, एंगल चाहिए ए डॉट बी के बीच में, ए और बी के बीच में। तो बेसिकली हमें क्या चाहिए, आप इसे ऐसे सोच के चलो कि अगर ए और बी के बीच में एंगल चाहिए तो किसका प्रोडक्ट आना चाहिए पिक्चर में, ए डॉट बी आना चाहिए ना पिक्चर में। अगर पिक्चर में ए डॉट बी आएगा तो एंगल निकल आएगा ए और बी के बीच में। अब ए डॉट बी कैसे लाएं, तो सेम को सेम से मल्टीप्लाई कर दो। अगर ये चीज़ लिखी हुई है तो a प्लस बी का डॉट जब आप a प्लस बी के साथ ही कर देंगे तो किस चीज़ के इक्वल आएगा बताओ, c डॉट सी के ही तो इक्वल आएगा ना। जैसे हमने क्या करा, बोथ साइड या तो स्क्वायरिंग सोच लो इसको कि बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दी, या ऐसे सोच लो कि सेम नंबर को सेम से मल्टीप्लाई कर दिया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, आंसर सेम ही आएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड वाले का आंसर कितना आएगा, हमने थोड़ी देर पहले किया था। तो जब आप लेफ्ट हैंड साइड वाले का आंसर निकालोगे तो कितना आएगा, मैग्नीट्यूड a वेक्टर का स्क्वायर 2a डॉट b, फिर कितना आएगा बताओ, मैग्नीट्यूड b वेक्टर का स्क्वायर। यही आता है। ऐसा लगता है कि जैसे होल स्क्वायर का फॉर्मूला मैं लगा रहा हूँ। और राइट हैंड साइड पर c डॉट c कितना आता है, मैग्नीट्यूड c का स्क्वायर। अब क्वेश्चन ने कहा है कि a b और c तीनों के मैग्नीट्यूड तो इक्वल हैं। अगर ये तीनों के तीनों इक्वल हैं तो सब कुछ राइट हैंड साइड भेज देंगे तो आंसर कितना आएगा, 2a डॉट b का। तो 2a डॉट b का आंसर आएगा। तो देखो जरा, ये इन सबको k लिख लेते हैं। अगर सबको k लिख दिया तो माइनस के स्क्वायर लिख दो राइट हैंड साइड में, तो माइनस के स्क्वायर। हमने क्या गिवन लेके चला कि ये तीनों, अच्छा नहीं एक मिनट गलत हो गया। अच्छा ये इक्वल थोड़ी दिए थे उसने ये लिखा था कि मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ c है, ऐसा लिखा हुआ है। अब एक काम करते हैं, वो वाली वैल्यू को उठाकर यहाँ रखना पड़ेगा यार, रुक जाओ। अब आप क्या करोगे अगले स्टेप में, मुझे बताओ कौन बताएगा क्या करना चाहिए। तो c मैग्नीट्यूड की वैल्यू ऊपर से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ c की वैल्यू कितनी है बताओ, वो है मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b। मैग्नीट्यूड ऑफ c की वैल्यू कितनी है, मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b। कर सकते हैं ऐसा, इसका होल स्क्वायर ओपन करना आता है। ये तो नंबर्स हैं, ये नंबर्स हैं, इसमें वेक्टर जैसा कुछ है ही नहीं, ये नंबर्स हैं, रियल नंबर्स, पॉजिटिव। तो होल स्क्वायर खोलोगे कितना आंसर आएगा बताओ अगले स्टेप में। तो मैग्नीट्यूड a का स्क्वायर 2ab मैग्नीट्यूड b का स्क्वायर। तो जब आप इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो आपके सामने आएगा एक a स्क्वायर b स्क्वायर और फिर क्या लिखोगे 2ab। तो ये ऐसा आएगा, ठीक लिखा है यहाँ तक। अब आप बताओ ये टर्म क्या इससे कट जाएगी, ये वाली इससे कैंसिल आउट, फिर उसके बाद ये वाली इससे कैंसिल आउट। कर सकते हैं ऐसे दो कैंसिलेशंस। तो मेरे पास फाइनली जो आंसर आएगा वो कितना आएगा बताओ, 2a डॉट b इज इक्वल टू कितना, 2 मैग्नीट्यूड a मैग्नीट्यूड b। अब हम क्या करते हैं, a डॉट b का फॉर्मूला यहाँ पर लगाते हैं। a डॉट b का फॉर्मूला क्या है बताओ, मैग्नीट्यूड a मैग्नीट्यूड b और फिर क्या लिखोगे कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 मैग्नीट्यूड a मैग्नीट्यूड b। लिख सकते हैं ऐसा। अब मैग्नीट्यूड a मैग्नीट्यूड b से कैंसिल आउट, 2 को डिवाइड में जाओ, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 90। नहीं आ रहा आंसर, कॉस थीटा का आंसर आ रहा है 1। तो थीटा एंगल कितना होगा 0, तो थीटा इज 0। इसमें कोई डाउट है आप पूछ सकते हो। हाँ करेक्ट है, यही आंसर लिखा हुआ है। इन्होंने लेकिन बड़ा छोटा नहीं, इन्होंने डायरेक्ट कर दिया, वही काम इन्होंने भी किया है, डायरेक्ट किया हुआ है, बट इतना ही स्टेप्स रिक्वायर्ड है इसमें। किसी को कोई भी स्टेप आपको लग रहा है कि डायरेक्ट मैंने कर दिया, आपको समझ नहीं आया, आप पूछो अभी के भी। इसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लिखना है। तो अब का तो मुझे नहीं पता है, बट हमारे टाइम पर ये वाले क्वेश्चन बोर्ड में भी आ जाते थे, ऐसा बोर्ड में आते हैं ये वाले क्वेश्चन, ठीक है। अब वो देखना पड़ेगा न्यू एनसीईआरटी में कितना चीज़ें गिवन है, उसके अकॉर्डिंग पीवाईक्यू में आएगा नहीं आएगा।
चलो करें अगला। ठीक है, किसी का आंसर आया? 120 इज करेक्ट, 120 इज करेक्ट। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बोर्ड पर, सबने बोर्ड पर देखना है, जल्दी जल्दी से करेंगे। गिवन क्या है? गिवन ये है कि इफ 3 यूनिट वेक्टर्स ए बी सी सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन, 3 यूनिट वेक्टर है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ए और बी के बीच में एंगल चाहिए। अब दिक्कत यहां पर यह है कि अगर आप डायरेक्ट सेम का सेम के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे, उसमें ए डॉट बी भी आएगा, ए डॉट सी भी आएगा, बी डॉट सी भी आएगा। तो मैं कहना चाह रहा हूं अगर इसका बोथ साइड स्क्वायरिंग कर रहे हैं ना, बोथ साइड स्क्वायरिंग करने से क्या हो रहा है, ए और बी का डॉट नहीं आ रहा, उसमें और भी चीजें आ रही है। तो क्या किया तुम लोगों ने? बोलो कैसे किया सॉल्व? सी को राइट हैंड साइड ले जाना ही बेस्ट वे है। अगर आप राइट हैंड साइड ले जाएंगे और अब आप स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, अब नहीं आएगी आपको दिक्कत। तो अगर आप स्क्वायरिंग करेंगे तो बताओ कितना आएगा, मुझे बताओ। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट, फिर कितना लिखोगे? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और राइट हैंड साइड पर माइनस सी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। कर सकते हैं ऐसा? राइट हैंड साइड पर, लेफ्ट हैंड साइड बताओ पहले तो कितना आएगा? मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड बी का स्क्वायर 2a डॉट बी, ऐसा आएगा। ठीक है, राइट हैंड साइड पर क्या होगा? सी मैग्नीट्यूड के साथ ही डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, माइनस माइनस तो कट हो जाएगा, तो कितना आएगा? मैग्नीट्यूड सी का स्क्वायर। तीनों की वैल्यू कितनी है? 1, क्योंकि कैसे वेक्टर्स हैं वो? यूनिट वेक्टर्स हैं। अगर वो यूनिट वेक्टर्स हैं तो यहाँ आ गया 1 + 1 + 2ab, और राइट हैंड साइड में भी कितना आएगा? 1। तो यहाँ से a डॉट बी का आंसर कितना आ गया फाइनली? ए डॉट बी का आंसर आ गया -½ अब ए डॉट बी का क्या फॉर्मूला होता है? ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है कितना? तो आप कहोगे मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी और कॉस थीटा। मैग्नीट्यूड ए और मैग्नीट्यूड बी कितना है बताओ? मैग्नीट्यूड ए एंड मैग्नीट्यूड बी कितना है? 1, तो वो तो 1 है। कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया? कॉस थीटा इज इक्वल टू -½ आ गया। तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर? तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी -½ है। सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल होगा फिर अगर -½ आ रहा है तो बताओ कितना लिखेंगे हम लोग? तो हम लोग लिखने वाले हैं इसको 120 डिग्री। सेकंड क्वाड्रेंट का 60 डिग्री इज योर आंसर। 2π/3 इज द फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो कर सकते हैं ऐसा। इसको लिखो और नेक्स्ट क्वेश्चन में लेके आ रहा हूं, ये वाला आप लोग तब तक ट्राई करोगे। तो किसके पास आइडिया है अगले वाले के लिए? इसमें कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, अगला वाला आप लोगों ने अटेम्प्ट करना है। तो कल के आधा घंटा और लगेगा, फिर डॉट प्रोडक्ट खत्म हो जाएगा, फिर हम चलेंगे क्रॉस प्रोडक्ट पर। अभी प्योरली सिंगेज फॉलो हो रही है। किसी को बुक चाहिए मेरे से मांग लेना, लेकिन क्वेश्चंस आपको सिंगेज में से ही करने हैं। फिर कल वाले में वेक्टर प्रोडक्ट और लास्ट वाले में इनका मिक्स कर देंगे और फिर खत्म कर देंगे। और डाउट कब? आज तो नहीं है ना कोई डाउट क्लास? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। cos θ/2 आया है, इट मींस कि एक्चुअली कोई ना कोई ऐसा फॉर्मूला लगाया जा रहा है जिसमें cos 2θ का फॉर्मूला लग रहा है। cos 2θ का फॉर्मूला कितना होता है? 2 cos स्क्वायर, एक तो होता है साइन में, एक होता है कॉस में ही। 2 cos स्क्वायर थीटा -1, cos 2θ का फॉर्मूला हाफ हो रहा है क्योंकि एंगल। तो अब अगर मैं इस क्वेश्चन पर काम करने की बात कर रहा हूं, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। प्रूफ आपको ये करके दिखाना है कि cos θ/2 का आंसर इतना आ रहा है जो ये लिखा हुआ है। तो मैंने कैसे स्टार्ट किया? मैंने ये कहा कि ऐसा करते हैं कि जैसे मैग्नीट्यूड ऑफ a + b भी लिख दिया इसने, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। आप मुझे ये बताओ, सबसे पहले यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, तो सबने बोर्ड पर देखना है थोड़ी देर के लिए। देखो इधर, मुझे ये बताओ a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? आप कहोगे ये तो हमको नहीं आता हमें, लेकिन इसका होल स्क्वायर आता है हमें। इसका क्या आता है? होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब है कि बेसिकली क्या हुआ है? a वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट कितना हुआ है? a वेक्टर प्लस b वेक्टर। समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो वो क्वांटिटी कितनी है जो क्वेश्चन में लिखी है वो तो हमको नहीं पता, बट उसके होल स्क्वायर के बारे में हम थोड़ा बहुत जानते हैं, जो कि हमने लिख दिया सामने।
अब इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जब हम करेंगे तो आंसर कितना आएगा बताओ? मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर, फिर आएगा 2ab, फिर कितना आएगा बताओ? मैग्नीट्यूड बी का स्क्वायर। अब आप बताओ ए और बी कैसे वेक्टर उसने लिख के दिए आपको? यूनिट वेक्टर है। यूनिट का मतलब क्या होता है? उनकी लेंथ कितनी है? उनकी लेंथ 1 है। तो यहां पर आंसर कितना आ गया? 2 + 2a डॉट b। अब हमने यहां तक तो कर लिया। लेफ्ट हैंड साइड पर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड एज इट इज रखना पड़ेगा, उसका कुछ नहीं आप कर सकते। अब आप ज्यादा ज्यादा यहां पर क्या कर सकते हो? 2 कॉमन ले सकते हो, ए डॉट बी की जगह वो फॉर्म नहीं, ऐसा करो पहले फॉर्मूला लगाओ। आप मुझे बताओ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला क्या है? तो आप कहोगे मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी और फिर आप कितना लिखोगे? कॉस थीटा। ठीक है, मैग्नीट्यूड ए और मैग्नीट्यूड बी कितना है? 1 है। तो कितना आंसर आ गया? 2 + 2 कॉस थीटा। कौन बताएगा अगर 2 कॉमन ले लिया तो 1 + कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं? अगर 2 कॉमन ले लिया तो 1 + कॉस थीटा को 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, राइट। तो जो LHS था अगर मैं उसको सॉल्व करते आऊं तो यहां तक पहुंच रहा हूं। तो अब वहां से स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में स्क्वायर तो है नहीं, तो वहां से स्क्वायर रूट आप इस तरफ ले लो। जैसे ही आप इस तरफ स्क्वायर रूट लोगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा बताओ? तो 4 का स्क्वायर रूट हो गया 2 और कॉस थीटा का स्क्वायर रूट कितना हो गया? कॉस थीटा बाई 2। अब लेकिन आप लोग कहोगे कि यार यहाँ पर तो मॉड लगना चाहिए क्योंकि कॉस स्क्वायर का रूट कॉस नहीं होता, कॉस स्क्वायर का रूट कितना होता है? मॉड कॉस थीटा होता है। तो अगर आप इसको 2.2 है तो 2.2 इज अ पॉजिटिव नंबर, 2.2 इज अ पॉजिटिव नंबर, तो वो तो 4 है, 4 का स्क्वायर रूट 2 ही होता है। कौन बताएगा कि मॉड क्यों नहीं लगाना चाहिए? वेक्टर का इसमें क्या लेना देना? वो तो एंगल है, हैं? थीटा कहां से होता बताओ पहले? 0 से 180। अगर थीटा बाई 2 करोगे तो वो कहां पर है? 0 से 90। तो क्योंकि थीटा बाई 2 0 से 90 है तो उसमें कॉस क्या होता है? ऑटोमेटिकली पॉजिटिव। बिकॉज कॉस पॉजिटिव होता है तो आंसर आ जाएगा 2 कॉस थीटा बाई 2। तो फाइनली हो गया यहां से प्रूफ कि कॉस थीटा बाई 2 का आंसर कितना आएगा बताओ? 1/2 और मैग्नीट्यूड ऑफ a + b। क्या ऐसा लिख सकते हैं? ठीक है। अब सेकंड वाले में, सेकंड वाला आप लोगों ने खुद से करना है और सेकंड वाला करके मुझे अभी के अभी आप बताओगे। तो टाइम हो रहा है देखो 12 बज चुके हैं एग्जैक्टली। तो सेकंड वाला पार्ट आपको करना होगा और जल्दी जल्दी से आपको करना है। 15 मिनट बचे हैं, बस 2 क्वेश्चन और मेरे पास, उनको करके फिर खत्म कर देंगे लेक्चर। ठीक है, हाँ बोलो। तो अब मेरी बातों को सुनना। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ घर में आपको वेक्टर्स करना होगा। अगर एग्जाम नहीं है तो इसको कर लो बिल्कुल ध्यान से। वेक्टर्स करना बहुत ज़रूरी है। 3D में जल्दी में निपटाऊंगा, हालांकि मैं 3D में टाइम दे दूंगा बाद में। डिफिकल्ट क्वेश्चन 15 के बाद कर लेंगे। एक बार ये टैग लग जाने दो कि सिलेबस खत्म हो गया है। इजी क्वेश्चन करके एक बार सिलेबस खत्म करते हैं। 15 के बाद इन पर डिफिकल्ट क्वेश्चन टाइम देके क्वेश्चन हम कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि मैंने कम कराया तुम भी कम करोगे, क्योंकि तुमने क्या करना है, घर में भी सॉल्व करना है। वेक्टर्स एंड 3D 4-5 दिनों में यार थोड़ा बहुत सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो 30 तारीख तक वेक्टर एंड 3D निपटाने की कोशिश करो। और जो 1 से 5 का मेरी क्लास नहीं होगी जिसमें, उस ड्यूरेशन में तुम्हें क्या करना चाहिए, उस ड्यूरेशन में एक तो तुम्हें वीडियो देखनी है 3 आवर्स की। तो 3 आवर्स की वीडियो देखकर एक बार P&C को रिवाइज करने की कोशिश करना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में अगर 200 क्वेश्चन भी है PYQ में, 200 तो खैर नहीं है, शायद 150 के आसपास है। 150 में से 100 क्वेश्चन में, 100 क्वेश्चन तो मैं कम कह रहा हूँ, 150 के 150 में P&C लग रही है। तो वो अकेला एक ऐसा चैप्टर है जिसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगेगा। मैं जब वो NCERT वाली क्लासेस ले रहा हूँ, मतलब जो मैं वो CBSE वाली वीडियो आपको दूंगा, उसमें हालांकि मैं समझाऊंगा बहुत सारी चीज़ें, बट आपको P&C के नोट्स को रिवाइज करने की नीड होगी काफ़ी उसमें, ठीक है। P&C के नोट्स रिवाइज करके लाना 6 तारीख को, और 6 दिनों में लगभग हम उसको ख़त्म कर देंगे, ठीक है। 3D में मैं एक बार देखता हूँ अगर प्लेन हटा रहे हैं तो कितने लेक्चर्स में वो ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो प्रॉपर एक रूम अलॉट किया जाएगा आपको 15 तारीख की। जब जैसे सिलेबस खत्म हो जाएगा उसके बाद वहीं बैठे रहना, घर मत जाना वहाँ से। सुबह से लेकर सुबह आ जाना 8 बजे, 8 बजे ऑफिस खुल जाता है, 8 बजे से शाम 6-7 बजे तक यहीं बैठे रहोगे, यहीं बैठ के पढ़ोगे। डिस्कशन अगर कुछ करना है वो बाहर जाके आपको करना होगा, रूम से बाहर जाना, उसमें डिस्टर्ब मत करना किसी को भी, क्योंकि देखो क्या होता है ना,
आप सोच रहे हो कि मैंने तो एक ही बात कही, बट ऐसे 50 बच्चे हैं भाई, सब एक एक बात कहेंगे तो फिर तो पूरा नॉइज हो जाएगी क्रिएट वहाँ पर। अगला वाला कितनों ने कर लिया, हाथ उठाओ। ठीक है, काफ़ी ने कर लिया। जिससे नहीं हुआ है घर में जाके करना, यही सेम है वो। ठीक है, ऑल राइट। तो करके देखना इस बार यहाँ क्या आएगा ना, 1 माइनस कॉस थीटा आएगा। 1 माइनस कॉस थीटा आने से क्या हो जाएगा, वो बनेगा 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो करके देखना वही सेम है, बस a माइनस बी लिखे होने की वजह से डॉट प्रोडक्ट उसका आएगा। ठीक है, तो चलो करें फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो इधर ध्यान से। डायरेक्ट है, प्रोजेक्शन निकालना है, आपको आता है निकालना। प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं, तो देखो एक वेक्टर है ये वाला आई कैप 3j कैप प्लस 7k कैप। एक वेक्टर है बी वेक्टर जिसमें लिखा हुआ है 7i कैप माइनस j कैप 8k कैप। आपको प्रोजेक्शन चाहिए किस वेक्टर का, तो प्रोजेक्शन चाहिए ए वेक्टर का। हमको ए वेक्टर का प्रोजेक्शन चाहिए, बट नहीं, इसको ऐसे लिखेंगे, देखो प्रोजेक्शन चाहिए मुझे ए वेक्टर का, तो उसको ब्रैकेट में लिखना। ये सिंबल मैं एक बना रहा हूँ, स्टैंडर्ड नहीं है, कोई और कुछ और यूज कर लेगा। मैं आपको यहाँ पर मैं लिखूंगा वो बता रहा हूँ। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर निकालना है, किसके ऊपर निकालना है बताओ, प्रोजेक्शन बी वेक्टर के ऊपर। तो बी वेक्टर यहाँ सबस्क्रिप्ट में लिख देना। तो होता क्या है इसका आंसर, जो सबस्क्रिप्ट में लिखा हो उसका मैग्नीट्यूड आता है डिवाइड में, और न्यूमरेटर में कितना आता है, ए डॉट बी आता है। तो कैसे करते हैं डॉट प्रोडक्ट, कॉरस्पॉन्डिंग को बस कॉरस्पॉन्डिंग से मल्टीप्लाई कर दो। तो बताओ क्या करोगे, तो 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 3 को -1 से मल्टीप्लाई किया, 7 को 8 से कर दिया। तो कॉरस्पॉन्डिंग को कॉरस्पॉन्डिंग से करना, 1 को 7 से, 3 को -1 से, तो कितना लिखें 7, पहला टर्म कितना आएगा 7 -3, 8 7 जा कितना होता है 56। अपॉन में क्या लिखते हैं बताओ, मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड बताओगे कितना है, तो अंडर रूट में यहाँ पर लिखा है 49 + 64 + 1, तो कितना कह रहे थे तुम 114। तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 114। तो आंसर आ जाएगा 114 अंडर रूट, और न्यूमरेटर में आ जाएगा 4, तो 60 लिख दें ऊपर। ठीक है, और 57 तो नहीं कर सकते नीचे वाले को सिंप्लीफाई, है ना, आंसर भी यही सब लिखा होगा। अगला वाला क्वेश्चन जो है इसको लिखोगे आप लोग, और फिर अगला वाला ट्राई करोगे। ठीक है, तो इस बार वेक्टर नहीं निकाल रहे, ये ध्यान रखना। अगर किसी वेक्टर के अलॉन्ग दूसरा वेक्टर निकालना हो तो उसका अलग फॉर्मूला है। यहां पर प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन इज अ कांस्टेंट नंबर जो कि आपको निकालना होता है। तो देखते हैं अगले वाले का कौन आंसर बताता है। -3 -5/3 बहुत इजी चैप्टर है। मैं अगेन आपको कह रहा हूँ, अगर आप घर में हल्का सा भी एफर्ट लगा रहे हो ना तो ये चैप्टर मुश्किल नहीं लगेगा आपको। तो तुम कहना चाह रहे हो आंसर आ रहा है -5/2 इज करेक्ट। ठीक है, ऑल राइट। अब इसको करते हैं फटाफट से। देखो इधर क्या लिखा है, देखो लिखा हुआ है इफ द स्केलर प्रोजेक्शन, स्केलर प्रोजेक्शन का मतलब है इट इज अ कांस्टेंट। स्केलर का मतलब है ये वाला फॉर्मूला, और वेक्टर वाले में ना, वेक्टर प्रोजेक्शन में वो वाला फॉर्मूला लगता था जो सेकंड नंबर पे पढ़ा था। देखो मैं आपको शो करता हूँ, ये दो फॉर्मूले है ना, देखो ऊपर आपको पढ़ाया गया यहाँ पर प्रोजेक्शन, पता नहीं कहाँ पढ़ाया, बट ये वाला फॉर्मूला जो है ये इसको भी प्रोजेक्शन ही कहते हैं, लेकिन ये वेक्टर प्रोजेक्शन इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रोजेक्शन का ही फॉर्मूला ये होता है, इसमें बस डायरेक्शन होती है एक, इसीलिए इसको वेक्टर प्रोजेक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर स्केलर लिख रहा है बस वो। तो बस फटाफट से बता दो जरा, आपको क्या करना है। इस वेक्टर को नाम मैंने दिया ए वेक्टर,
और इसको नाम दे दिया बी वेक्टर। ए वेक्टर का प्रोजेक्शन आपको चाहिए बी वेक्टर के ऊपर, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। तो कितना आंसर लिखोगे बताओ आप इसका? तो आपको ए डॉट बी करना है, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। इसकी वैल्यू उसने 1/√30 आपको दे दी है। तो ए डॉट बी करोगे, जैसे ही आप ए डॉट बी करोगे तो आंसर कितना आएगा? 2x + 1 + 5, सही लिखा है। और डिवीजन में कितना आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी आएगा 4 + 1 + 25 इज इक्वल टू 1/√30। तो ये तो 2x + 6 आ गया। अच्छा, तुमने 0 मान लिया शायद, तुम्हारा इसीलिए 3 वगैरह आ रहा है। तुम 0 नहीं मानोगे उसको। 2x प्लस डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर से कट होके कितना आ जाएगा वहां पर आंसर? 1 आ जाएगा। तो जैसे ही डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट हो जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -5/2। ऐसा हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अगेन मैं कह रहा हूं, अब जिसके एग्जाम हो चुके हैं, एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है, तो आप वेक्टर्स के क्वेश्चंस करना स्टार्ट करो। सिंगेज के जो इससे पहले वाला चैप्टर था अलजेब्रा ऑफ वेक्टर, उसके सिंगेज के वो करने चाहिए आपको, MCQ एक्सरसाइज वाले। और उसके अलावा जो ये अभी पढ़ाया जा रहा है इसके क्वेश्चंस तो अभी नहीं हो सकते, इसके आपने इवन करने भी नहीं है। कल जब मैं वेक्टर प्रोडक्ट करा दूंगा उसके बाद आप एक्सरसाइज स्टार्ट कर देना, एक्सरसाइज होने लग जाएगी कल के लेक्चर के बाद से शायद। हाँ, कल का रिकॉर्ड कर दूंगा मैं, ठीक है। ठीक है, अभी 2-3 दिन तक मैं रिकॉर्ड करूंगा क्लासेस। कुछ बच्चों ने मैसेज भेजे हैं, मेरे पास डेट्स हैं उसकी, कब कब क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग मैं करते चलूंगा। ठीक है, ऑल राइट।